प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारा का एक अन्य टॉपिक जो कि आपका कहलाता है प्रतिरोधों का संयोजन या इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्रों का संयोजन, उसी तरह से जो है वो हम ये लेकर चलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन भी आपका दो प्रकार का होता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर दो, समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम निम्न दो प्रकार से जो है वो आपका संयोजित करते हैं। एक श्रेणी क्रम, दूसरा जो है वो हम समांतर क्रम। अब यहीं से हम ये लेकर चले कि सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को लेकर चले। तो नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम तीन प्रतिरोधों को लेकर चलते हैं। अब प्रतिरोध जिसका सिंबल जो है वो आपका ये होता है। इस प्रतिरोध के हम दो टर्मिनलों को लेकर चलते हैं। एक टर्मिनल जो है वो आपका हो गया एक टर्मिनल जो है वो आपका हो गया दो। अब इसी तरह से हमने क्या किया, तीन प्रतिरोधों को हमने लिया। इसका ये पहला टर्मिनल, ये इसका दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा प्रतिरोध हमने लिया जिसका ये जो है वो आपका पहला टर्मिनल, ये जो है इसका दूसरा टर्मिनल। अब हमने इन तीन प्रतिरोधों को लिया। इस प्रतिरोध का मान जो है वो आपका हो गया R1, इस प्रतिरोध का मान जो है वो आपका हो गया R2, इस प्रतिरोध का मान जो है वो आपका हुआ R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमने प्रतिरोध को लिया पहले, तो पहले प्रतिरोध के पहले टर्मिनल हमने क्या किया, एक बैटरी के पॉजिटिव से इसको हमने जोड़ दिया। अब पहले प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये जो है वो आपका दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल। अब दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। तो ये जो है वो आपका तीसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल। तीसरे प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को हमने बैटरी के जो है वो आपका नेगेटिव से इसको जोड़ दिया। तो ये जो है वो आपका हो गया नेगेटिव। इसका प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। अब हमने क्या किया कि ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया A, ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया B। अब इसको हमने B वोल्ट के विभवांतर से इसको जोड़ा। तो A व B के बीच जो आपका विभवांतर है वो विभवांतर जो है वो आपका हो गया V, और ये बैटरी जो है वो आपकी हो गई B1। अब इससे जो है वो आपका एक बंद परिपथ बन गया। तो इसमें एक धारा जो है वो आपकी प्रवाहित हुई। ये धारा जो है वो आपकी हो गई I। अब ये धारा जो है वो आपकी इस प्रतिरोध में प्रवाहित हुई, यही धारा जो है वो आपकी इस प्रतिरोध में प्रवाहित हुई, यही धारा जो है वो आपकी इस प्रतिरोध में प्रवाहित हुई, और यही धारा जो है वो आपके बैटरी के नेगेटिव में जो है वो आपकी प्रवेश की। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो है वो आपका समान है। तो ये धारा जो है वो आपकी हो गई I। अब यहां पर हम ये लेकर चले कि जब इस प्रतिरोध R1 में धारा I जो है वो आपकी प्रवाहित हुई तो इसके सिरों पर जो है वो आपका एक विभवांतर उत्पन्न हुआ। ये विभवांतर जो है वो आपका हो गया V1। अब प्रतिरोध R2 में भी धारा प्रवाहित हुई, वो धारा I। तो ये विभवांतर जो है इसके सिरों पर, ये विभवांतर जो है वो आपका हो गया V2। अब R3 में यही धारा प्रवाहित हुई तो इसके कारण R3 के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हुआ, वो आपका हो गया V3। अब यहां पर इस संयोजन में जो है वो हम दो चीजों को देखते हैं और यही चीजें याद करने के लिए पहली चीज आपकी
कि जब प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा तो इसमें जो आपकी धारा प्रवाहित होती है यानी कि धारा I प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहती है, तो धारा I का मान जो है वो आपका समान रहता है। अब दूसरा हम ये लिख सकते हैं टर्मिनल A और B इनके सिरों पर जो आपका विभवांतर है वो विभवांतर है आपका V। अब ये विभवांतर जो है वो आपके तीन भागों में जो है वो आपका बढ़ जाता है, एक V1, दूसरा V2, तीसरा जो है वो आपका V3। तो यहां पर हम ये लेकर चले कि विभवांतर V ये जो है वो आपका बढ़ जाता है। अब यहां पर हम लेकर चले कि विभवांतर V जो है वो आपका बढ़ा, तो टोटल विभवांतर जो है वो आपका हो गया V। अब ये विभवांतर जो है वो आपके तीन भागों में डिवाइड हुआ, एक V1, दूसरा V2, तीसरा V3 और ये समीकरण हो गई एक। तो V बराबर आपका हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से हम ये लेकर चले कि V इक्वल टू आपका होता है IR, तो V1 इक्वल टू आपका हो गया IR1, V2 इक्वल टू आपका हो गया IR2, V3 इक्वल टू आपका हो गया IR3। अब V1, V2, V3 इनके मानों को हमने समीकरण नंबर 1 में रखे, तो V इक्वल टू आपका हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से I कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 2। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि यदि R1, R2, R3 इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अगर हम एक ऐसा प्रतिरोध लेके चले तो इनके स्थान पर जो है वो हमने एक प्रतिरोध लिया और इसको भी हमने V वोल्ट के या V1 बैटरी से हमने जोड़ा, V1 बैटरी से जोड़ा। अब इसमें जो आपकी धारा I प्रवाहित हुई वही धारा अगर हम इसमें प्रवाहित कर देंगे तो इसके सिरों पर विभवांतर जो है वो आपका V हो जाए। तो I धारा प्रवाहित करने पर अगर इसके सिरों पर V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो ये जो आपका प्रतिरोध है R, ये प्रतिरोध जो है वो आपका इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका कहलाएगा। तो यहां पर जो है वो आपका क्या हो गया कि इसके सिरों पर विभवांतर जो है वो आपका हो गया V, तो V इक्वल टू आपका हो गया IR और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 3। अब समीकरण 2 और 3 को लेकर चले तो दोनों के LHS जो है वो आपके बराबर है, तो RHS भी बराबर हुए। तो यहां से हो गया समीकरण 2 व 3 से IR is equal to I R1 plus R2 plus R3, I से I कैंसिल आउट, R is equal to आपका हो गया R1 plus R2 plus R3। तो ये जो है वो आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो आपका हो गया R is equal to R1 plus R2 plus R3। अब इसमें भी हम दो तीन चीजों को याद रखें। सबसे पहले हमने तीन प्रतिरोधों को लिया R1, R2, R3, तो इससे जो हमें रिजल्टेंट मिला R इक्वल, तो ये जो है वो आपका हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर हम यहां से ये लेके चले R1 का मान जो है वो आपका हो गया 1 ओम, R2 बराबर आपका हो गया 2 ओम, R3 बराबर आपका हो गया 3। तो इन तीनों को अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो जो आपका R इक्विवेलेंट है इसका मान जो है वो आपका सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होगा। तो सबसे अधिक जो है वो आपका कौन सा है R3। तो इस R इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो आपका 3 ओम से अधिक है। तो R इक्वल बराबर आपका हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये बराबर आपका हो गया 6 और R3 का मान जो है वो आपका कितना है 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट का मान जो है वो आपका आ गया 6। अब दूसरा हम यहां से ये लेके चलें कि जो हमने प्रतिरोधों को लिया R1, R2, R3, अगर हम यहां पर दो प्रतिरोधों को लेके चले तो उनका इक्विवेलेंट
वो आपका होगा R = R1 + R2। अब यहां पर हम ये लिख देंगे, अगर R1 और R2 के मान जो है वो आपके समान है, तो जब R1 R2 के मान जो है वो आपके समान होंगे तो इन पर जो आपका विभवांतर होगा वो भी आपका समान बनेगा, यानी कि V1 बराबर भी आपके V2 के बराबर होगा। तो समान प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उन पर विभवांतर भी समान बनेगा। अब दोबारा से यहां से इसको देखो, R = आपका R1 + R2 + R3, यानी कि तीन प्रतिरोधों को लिया और ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो हम यहां से ये देखते हैं कि R इक्विवेलेंट का मान जो है वो तीनों प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो आपके अधिकतम मान का प्रतिरोध है उससे भी अधिक जो है वो आपका इसका मान जो है वो आपका प्राप्त होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है वो आपका 1 + 2 + 3, तो R1 का मान 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3, तो R इक्विवेलेंट का मान जो है वो आपका R3 से अधिक होता है। अब दूसरा हम यहां से ये देखें कि R = आपका R1 + R2, यहां पर हमने दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो रिजल्टेंट जो है वो आपका हो गया R = R1 + R2। अगर इन दोनों प्रतिरोधों के मान जो है वो आपके समान है कि यदि R1 बराबर है आपका R2 तो उन पर विभवांतर भी समान बनेगा, यानी कि V1 जो है वो आपका V2 के बराबर होगा। तो ये क्रम जो है वो आपका कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा हम लेके चले समांतर क्रम संयोजन। तो देखो अब हम लेके चलते हैं नंबर 2 और ये जो है वो आपका समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन को लेके चले। अब हमने फिर पहले की तरह तीन प्रतिरोधों को हमने लिया, ये हमने तीन प्रतिरोध लिए। ये जो है वो आपका पहला प्रतिरोध जिसका मान जो है वो आपका R1, ये दूसरा प्रतिरोध इसका मान R2, ये तीसरा प्रतिरोध इसका मान R3। अब ये R1 का पहला टर्मिनल, ये R1 का दूसरा टर्मिनल, ये R2 का पहला टर्मिनल, ये R2 का दूसरा टर्मिनल, ये R3 का पहला टर्मिनल और ये R3 का दूसरा टर्मिनल। तो ये तीन प्रतिरोध हमें दे रखे हैं R1, R2, R3। अब इनको हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमने क्या किया, तीनों प्रतिरोधों के पहले टर्मिनल को ये पहले इस R1 का पहला, ये R2 का पहला, ये R3 का पहला। तो तीनों प्रतिरोधों के पहले टर्मिनलों को हमने एक बिंदु से जो है वो आपका संबंधित कर दिया और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया A। अब इसके बाद ये तीनों प्रतिरोधों के दूसरे टर्मिनल और इन सभी प्रतिरोधों के टर्मिनलों को हमने एक बिंदु से संबंधित किया। ये बिंदु जो है वो आपका हो गया D। अब यहां पर हमने एक बैटरी को लिया, इस बैटरी का ये पॉजिटिव हो गया, ये जो है वो आपका हो गया नेगेटिव और ये बैटरी जो है वो आपकी हो गई D पर। और इसको हमने इस तरह से एक बद्ध परिपथ जो है वो हमने बनाया। अब बिंदु A और बिंदु B इनके बीच में हमने एक वोल्टमीटर को लगाया। इस वोल्टमीटर के सिरों पर जो आपका विभवांतर है वो विभवांतर जो है वो आपका हो गया V। अब ये जो बद्ध परिपथ बना तो इसमें एक धारा जो है वो आपकी प्रवाहित हुई। ये जो है वो आपके बैटरी B1 के पॉजिटिव से निकली, तो ये धारा जो है वो आपकी हो गई I। अब ये धारा जो है वो आपकी इस टर्मिनल तक जाती है, तो इसके बाद इसके जाने के जो है वो आपके तीन रास्ते हो गए, एक I1, दूसरा I2, तीसरा जो है वो आपका I3। तो ये धारा जो है वो आपकी तीन भागों में जो है वो आपकी बढ़ जाती है।
और यहां पर जाकर ये पुनः धाराएं जो है वो आपकी मिल जाती है, ये I1, ये I2, ये I3। तो टोटल धारा जो है वो आपकी फिर आपकी हो गई I। तो ये जो है वो आपका समांतर क्रम संयोजन में ट्रिपल जो है वो आपका तैयार हुआ। अब इसमें भी हम दो चीजों को अच्छी तरह से याद रखना है। पहला जो है वो आपका ये नंबर 1 कि विभवांतर V जो है, विभवांतर V ये जो है वो आपका समान रहता है, समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध का दोनों टर्मिनल जो है वो आपके विभवांतर या वोल्टमीटर के सिरे से जुड़े हैं। तो ये जो है वो आपके सब समांतर क्रम में जुड़े होंगे, तो प्रत्येक पर विभवांतर का मान जो है वो आपका समान होगा। अब दूसरा नंबर 2 कि धारा I, अब मेन धारा जो है वो आपकी क्या हो गई I, और ये धारा जो है वो आपकी 3 भागों में डिवाइड हुई, तो धारा I बढ़ जाती है, तो ये जो है वो आपकी बढ़ जाती है। अब ये धारा I जो है वो आपकी बढ़ी, तो उसको हम लेके चले, तो टोटल धारा हो गई I। अब ये 3 भागों में डिवाइड हुई, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 1। अब V इक्वल टू आपका होता है IR, तो I इक्वल टू आपका हो गया V अपॉन R C। अब I1 धारा जो है वो आपके R1 प्रतिरोध में, तो I1 इक्वल टू आपका हो गया V अपॉन R1, I2 बराबर आपका हो गया V अपॉन R2, I3 बराबर आपका हो गया V अपॉन R3। अब ये मान जो है वो हम रखें समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये I, ये समीकरण जो है वो हमने ली 2। अब जैसा हमने समीकरण में किया था वैसे ही अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम केवल एक प्रतिरोध को लेकर चले, तो इसकी जगह पर हमने एक प्रतिरोध को लिया, ये हमने इसकी जगह पर एक प्रतिरोध को लिया और इसको हमने बैटरी B1 से हमने जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस। अब इसमें जो है वो आपकी समान धारा को प्रवाहित किया, तो प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी क्या हो गई I। अब इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो भी आपका क्या हुआ V। तो इस प्रतिरोध का जो आपका मान होगा R, या ये प्रतिरोध जो है R, इन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका कहलाएगा। तो R1 R2 R3 इसकी जगह पर हमने क्या लिया R, तो इसमें हम समान धारा को अगर प्रवाहित कर देंगे और इसके सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न होता है, तो इस प्रतिरोध R का मान जो है वो इनके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। अब यहां से हम ये लिख चुके V इक्वल टू आपका हो गया IR, तो R इक्वल टू I इक्वल टू ये जो है वो आपका हो गया V अपॉन R, ये समीकरण हो गई 3। अब समीकरण 2 और 3 को लेकर चले, तो समीकरण 2 व 3 से तो ये जो आपका हो गया V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल आउट, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो है आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध का मान कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहां पर भी हम दो चीजों को ध्यान में रखें। पहला हम ये लिख चुके कि यदि R1 बराबर हमने लिया A2, R2 बराबर हमने लिया 2, R3 बराबर हमने लिया 3, तो R1 का मान 1 और R3 का मान 3, R2 का मान 2, जब इनको हम समांतर क्रम में जो है वो हम जोड़ेंगे, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ऐसे हम 6 प्लस 3 प्लस 2, और ये जो आपका हो गया 11 अपॉन 6 1 अपॉन R, तो R इक्वल टू आपका हो गया 6 अपॉन 11। तो यहां से जो है वो आपका ये निकल गया कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध है R,
इसका मान जो है, जो हम प्रतिरोधों को लेकर चल रहे हैं या प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसमें जो आपका सबसे कम मान का प्रतिरोध है उससे भी कम जो है वो आपका प्राप्त होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट। अब सबसे कम कौन सा है? 1 ओम, तो इसका मान जो है वो आपका R1 से भी कम होगा और ये मान जो है वो आपका क्या निकल के आया? 6/11, जो कि आपका 1 से कम है। अब दूसरी चीज को देखो, दूसरा हम ये लेकर चलते कि यदि अगर हम दो प्रतिरोधों को लेकर चलते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 और इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ऐसे में वो आपका आ गया R1 R2 और R1 + R2, तो R = जो है वो आपका हो गया R1 R2/R1 + R2। तो ये जो है वो आपका हो गया कि जब दो प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध का मान है R = आपका होता है R1 R2/R1 + R। अब इसी चीज को यहां पर देखो, अगर हम दो प्रतिरोधों को जो है वो आपके समांतर क्रम में जोड़ते हैं, एक का मान R1 दूसरे का मान जो है वो आपका R2, अगर इन दोनों के मान जो है वो आपके समान है यानी कि R1 = R2 कि यदि R1 = R2 तो यहां पर जो है वो आपका क्या होगा? I1 = I2, तो इनमें जो है वो आपकी धारा जो है वो आपकी समान जो है वो आपकी वितरित होगी, यानी कि आधी आधी जो है वो आपकी वितरित होगी। तो जब प्रतिरोधों के मान जो है वो आपके क्या है? समान, और उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा जो है वो आपकी समान बटेगी, तो ये जो है वो आपका कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। यहां से दोबारा से तीनों पॉइंटों को देखो। सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन का जो आपका रिजल्ट निकल कर आता है वो आपका होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब यहां से जो आपके तुल्य प्रतिरोध का मान आता है यानी कि R इक्विवेलेंट, इसका मान जो है वो आपके संयोजन में जो सबसे कम प्रतिरोध लगा होता है उससे कम का आता है, यानी कि रिजल्टेंट का मान सिर्फ समांतर क्रम में जितने भी आपके प्रतिरोध लगे हैं उनमें सबसे कम प्रतिरोध का जो मान होगा उससे भी कम प्राप्त होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा हम यहां से ये लेके चलते हैं, अगर हमने दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा तो ये जो है आपका हुआ 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो है R = आपका होगा R1 R2/R1 + R2। अब तीसरे पॉइंट को देखो कि यदि R1 और R2 हमने दो प्रतिरोधों को लिया जिनके मान जो है वो आपके समान है यानी कि R1 = R2, तो इनमें जो आपके धारा का विभाजन होगा या धारा बटेगी वो भी आपकी समान बटेगी। तो इन चीजों को जो है वो हमें ध्यान में रखना है।